हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जी यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के प्रीवियस ईयर के सवाल। और आज का टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर वन का मैथमेटिकल रीजनिंग का। तो आइए देखते हैं कि कौन से सवाल हमें यहाँ से पुट अप हुए थे कॉमर्स और मैनेजमेंट वाले पेपर्स में। एंड सेशन को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अब फटाफट से अपने सेशन को शुरू करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट की, तो हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। डिटेल्स आपको हमारी ऐप और वेबसाइट पे सारी मिल जाएंगी। आप हमें रीच आउट भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कोर्सेज के रिगार्डिंग, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है। टू साइक्लिस्ट कवर द सेम डिस्टेंस एट 15 किलोमीटर पर आवर एंड 16 किलोमीटर पर आवर। तो दो साइक्लिस्ट हैं, एक की रफ्तार है 15 किलोमीटर पर आवर और दूसरा थोड़ा सा तेज भाग रहा है, तेज चला रहा है साइकिल, 16 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है जी। वन साइक्लिस्ट टेक्स 16 मिनट्स लॉन्गर। लॉन्गर किसको समय लग रहा होगा? जाहिर सी बात है, जिसकी स्पीड कम है 15 वाले को ज्यादा समय लग रहा होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच साइक्लिस्ट इज। तो आपको बताना है जी कितना डिस्टेंस जो है ना वो हर एक साइक्लिस्ट ने ट्रेवल किया। देखो, डिस्टेंस तो आपका दोनों केसेस में सेम ही रहने वाला है। आप इस डिस्टेंस को कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, आप एक्स एज्यूम कर लीजिए, डी एज्यूम कर लीजिए। अब डिस्टेंस आपको एक्स आपने एज्यूम कर लिया एंड स्पीड इनकी दे रखी है, तो क्या हम टाइम निकाल सकते हैं? तो जनाब, हमारा जो टाइम निकलता है दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो एक का टाइम हमारे पास कितना हो गया? x डिवाइडेड बाय 15, और ये जनाब ज्यादा समय ले रहे होंगे। और दूसरे का जो टाइम हो गया x डिवाइडेड बाय 16 यहाँ पे हो गया। अब इन दोनों के टाइम का जो अंतर है वो 16 मिनट का हमें यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, हम आवर्स में बात कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर स्पीड लेकर चल रहे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस हम 16 मिनट्स या फिर 16 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स लिख सकते हैं जी। और इसे अगर आपने सॉल्व कर लिया ना, तो आपका आंसर प्यारे दोस्तों बन गया। तो अगर आप यहाँ पे इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, इट इज गोइंग टू बी x डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 16 इनटू 16 डिवाइडेड बाय 60। तो ये कुछ फ्रैक्शन जो है आपकी यहाँ पे बन चुकी है जी। और ये जो फ्रैक्शन है, हम इसे अगर थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ये 15 को आप यहाँ से काट दीजिए, ये तो 4 ही आ गया। ये इसके काट दीजिए, ये 4 आ गया। और 16 इंटू 4, तो ये आपका 64 किलोमीटर यहाँ पे बन गया। तो सिंपली फ्रैक्शन को सॉल्व किया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। हमें यहाँ पे ना एक सीरीज दे रखी है, इसको कंप्लीट करना है। तो N7V है सबसे पहले, फिर है K9T, फिर H12R, और अगला हमें बताना है, उससे अगला B21N हमें दे रखा है। देखो, यहाँ पे जो अल्फाबेट्स हैं, N से हम K पे आ गए, तो अल्फाबेट्स में हम क्या जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। कितना पीछे जा रहे हैं अगर आप सोच के चले, तो LM, दो अल्फाबेट्स का गैप आ गया। इसके बाद यहाँ पे भी हम दो अल्फाबेट्स के गैप से पीछे चले, यहाँ पे I और J का गैप आ गया। अब दोबारा से दो अल्फाबेट से पीछे चले जाएं, तो ये वाला नंबर हमें पता चल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, दो अल्फाबेट आप और पीछे जाएंगे तो F और G दो अल्फाबेट्स होंगे, तो यहाँ पे हमारा E आना चाहिए। और E ऑलरेडी तीन ऑप्शंस में हमें आता हुआ दिख भी रहा है। इसके बाद अगर हम नंबर की बात करें, तो पहले 2 से बढ़ा, फिर 3 से बढ़ा, तो अभी 4 से बढ़ेगा, तो 12 को 4 से बढ़ा दो तो 16 हो गया। तो E16 जो है ये हमारा बन रहा है। आंसर ऑप्शन नंबर 3 का होना चाहिए। बाकी जो P है हमारा, वो भी आप बना सकते हैं। देखो, V से T एक अल्फाबेट बीच में छोड़ दिया, T से R आपने फिर एक अल्फाबेट छोड़ दिया, S को छोड़ दिया। अभी दोबारा से आप एक अल्फाबेट को छोड़ दीजिए, Q को छोड़ दीजिए और P पे आ जाइए। सो आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। यहां पे प्यारे दोस्तों आपके पास सवाल है मैचिंग का। मैथमेटिक्स में जब मैचिंग के सवाल आ जाए तो लगता है कि भाई अब तो मुश्किल हो जाएगा पूरी कैलकुलेशन करना, बट आइए देखते हैं कि क्या कोई शॉर्टकट बन सकता है क्या। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में आपको कुछ डिस्काउंट्स की बात करी हुई है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपका डिस्काउंट कितना मिलेगा, 10% प्लस 15%। तो इस तरीके के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं कि 20% और फिर 30% डिस्काउंट मिलेगा। देखो, इनको सिंपली ऐड नहीं कर सकते, ये शायद आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको यहाँ पे निकालना है, कंप्यूट करना है। अब जनाब, यहाँ पे निकालने के लिए कुछ लोग तो लॉजिक लगा के भी सोच सकते हैं कि यार यहाँ पे 10% और 15% का डिस्काउंट 25% नहीं होगा, 25% से थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो 23.5% के आसपास होना चाहिए। आप ये लॉजिक लगा के भी अपना आंसर ऑप्शन 3 मार्क कर सकते हो, क्योंकि A3 से मैच हो गया तो बाकी तो अपने आप ही मैच हो गया।
इसके अलावा आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो दो तरीके होते हैं कैलकुलेशन के। मैं आपको शॉर्टकट वाला बताता हूँ, लॉन्ग रन वाला तो कोई भी कर ले कैलकुलेशन। शॉर्टकट है कि आप दोनों डिस्काउंट्स को मल्टीप्लाई करो, दोनों डिस्काउंट्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 करो, और ये जो आया इसमें से इन दोनों डिस्काउंट्स का जो सम है उसे माइनस कर दो। 10 प्लस 15 माइनस 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ गया 25 माइनस 1.5, तो जनाब ये 23.5% ही बना। ऐसे आप बाकियों का भी करके देख सकते हो, आप 20 और 30 का भी करके देख सकते हो। 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100, आप ये भी करके देख सकते हो, तो ये 44% बनेगा। तो आपकी मैचिंग तो ऑप्शन नंबर 3 की बनेगी, और ये आपने ऑलरेडी लॉजिक लगा के भी सोच लिया होगा, और अगर आपने फॉर्मूला लगाया होगा तो एक भी फॉर्मूला लगा के आपकी जो आंसर है वो यहाँ पे आपको पकड़ में आ गई होगी। यहाँ पे हमारे पास सवाल है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। आपको करेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स यहाँ पे पकड़नी है, पहचाननी है जी। द वैल्यू ऑफ 1/4 प्लस 1/4 इंटू 5, तो बेसिकली साथ साथ लिखते रहते हैं जी। 1/4 प्लस 1/4 इंटू 5 कितना हो गया 1/20, प्लस 1/4 इंटू 5 इंटू 6, ये कितना बन गया, ये बन गया जी आपका 120। इसका वैल्यू क्या होगा जी, तो सबसे पहले इनको ऐड करने के लिए इनका डिनोमिनेटर कॉमन बनाना पड़ेगा, तो इनका डिनोमिनेटर हम यहाँ पे 120 का बना लेते हैं जी। तो 120 का डिनोमिनेटर बन गया, तो जनाब यहाँ पे इसमें हमें 30 जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तभी ये 120 बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 करना पड़ेगा, और यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, तो ये 37/120 बिल्कुल सही है। तो जनाब ये हमारा ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। तो ए सही है, तो आंसर 1 और 2 में से ही लगा देना, चाहे टाइम भी कम है। अब बी की तरफ बढ़ते हैं जी। अब बी वाले में ना बहुत ही तिकड़म सी दिख रही है, और यहाँ पे बोर्ड मास का रूल आपको याद है जो छोटी क्लास में आपकी मैम पढ़ाती थी, वो लगाना पड़ेगा। तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय, मैं यही नीचे लिख लेता हूं जी। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया 1 प्लस 2 अगेन डिवाइडेड बाय क्या 1 प्लस 1/3। 1 प्लस 1/3 क्या होता है 4/3 होता है ना, तो मैं इसको 4/3 लिख लेता हूँ, 4 यहाँ लिख लेता हूँ, 3 को ऊपर ले जाता हूँ। तो ये मेरे पास कितना बन गया बेसिकली 3/2 का बन गया। इसे फर्दर लिखूंगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, अब इसे सॉल्व करूंगा तो ये 5/2 हो गया। 5/2 को मैं यहाँ पे ऊपर ले जाता हूँ जी, तो 2 ऊपर आ गया। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा 1 प्लस 4/5 इज बेसिकली गोइंग टू बी 9/5 हो गया ना, ये तो मेरा 9/5 हो गया, बट ये कह रहे हैं 4/5 होना चाहिए, तो ये तो गलत है। तो बी तो गलत है जी, और ए सही है, बी गलत है। तो प्यारे दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे आपने पकड़ तो लिए, बट आगे भी एक बार चल लेते हैं। एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 7, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 5, देन द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स इज 9। तो आपके टोटल 6 नंबर है, उनकी जो एवरेज है वो 7 है, तो उनका टोटल सम कितना होगा ये आप निकाल सकते हो। 6 मल्टीप्लाई बाय 7 कर दो तो 42 उनका सम होगा जी। 3 नंबर्स की जो एवरेज है वो 5 है, तो 3 नंबर्स का सम कितना होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 हो जाएगा। तो बाकी अब बचे हुए नंबर्स का सम कितना होगा, टोटल सम 42 है, 3 का 15 है, तो बाकी जो बचे हुए हैं 42 माइनस 15 उनका 27 होगा सम। और बाकी 3 नंबर बचे हुए हैं, तो 27 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज कितनी आ गई 9 आ गई। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 75% of a number is added to 75, then the result is number itself। आपको नंबर बताना है कौन सा होगा। तो जनाब 75 में आप एक नंबर का 75%, लेट सपोज वो नंबर x है, तो x का 75% अगर आप कर दें, यानी कि 3/4 कर दें उसका, तो आपका वो नंबर ही बन जाता है, x के बराबर ही आ जाता है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 75 इज इक्वल टू x बाय 4, x की वैल्यू 300 आ जाएगी। आप ये भी कर सकते थे कि नंबर 300 आपको ऑलरेडी गिवन है, आप 300 का 75% करके देख लेते, तो अगर आप इसको करते तो ये 225 बनता, और इसे 75 में ऐड करते तो ये 300 ही बन जाता। तो ऐसे भी आप पकड़ सकते थे कि डी वाला सही है। लार्जेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम 9/31, 6/23, 3/17, 4/11 इज 9/31। ये चीज यहाँ पे गलत है, क्योंकि प्यारे दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रैक्शन जो है वो होगी जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ज्यादा गैप आपको देखने को नहीं मिल रहा है, कम गैप देखने को मिल रहा है जी। तो वो हमें देखने को मिल रहा है 4/11 वाली में, तो ये सबसे बड़ी होनी चाहिए। आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही है, जो हम ऑलरेडी पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये फ्रैक्शंस को आपको अरेंज करना है, यानी कि सबसे कम वाली फ्रैक्शन सबसे पहले आएगी और फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखो मैथमेटिक्स के अंदर ना मजे की बात यह है कि हर एक सवाल को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से अप्रोच किया जा सकता है। अब इसके अंदर
कोई स्टूडेंट क्या कर सकता है, वो थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन करके देख सकता है कि यार 2/3 जो है ना, अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये 0.66 बनता है, 0.67 बनता है। ऐसी 7/19 को थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये 0.70 डिवाइडेड बाय 19 आप करेंगे तो आप ये सोच सकते हैं कि यार 0.3 कुछ बनेगा। ऐसे ही 9/11 को 90 डिवाइडेड बाय आप 11 करेंगे तो 0 पॉइंट आप सोच सकते हैं कि यार 0.8 कुछ बनेगा। ऐसी 80 डिवाइडेड बाय 9 आप करेंगे तो ये 0 पॉइंट क्या बनेगा जी, ये भी आपका 9 8 72 है ना जी, ये भी 0.8 के अराउंड कुछ बनना चाहिए। और 7/9 70 डिवाइडेड बाय 9, तो अगर आप इसको करेंगे तो ये 0.7 कुछ आपका बनना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका कौन सा आ रहा है, ये बी वाला आपका सबसे पहले आ रहा है, और बी तो तीनों ऑप्शंस में है जी। और बी के बाद आपका कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। बी ए कौन से में दिख रहा है, 1 में दिख रहा है, तो इसे आप अपना आंसर यहाँ पे बना सकते हैं। और उसके बाद आपका ई है, और सी और डी लास्ट में। हमने जरूरत ही नहीं पड़ी पूरा एंड तक सॉल्व करने की, आगे बढ़ने की, क्योंकि इसी से हमारा आंसर बन गया। अब कोई स्टूडेंट ये भी कर सकता था कि यार ये फ्रैक्शंस को उल्टा कर लेते हैं, ये 2/3 को 3/2 लिख लेते हैं, 19/7 लिख लेते हैं, 11/9 लिख लेते हैं, 9/8 लिख लेते हैं, और 9/7 लिख लेते हैं। और क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे असेंडिंग की बजाय डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। हम ऐसा कर लें, अगर इसको उल्टा करके हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें तब भी आपका आंसर यहाँ पे यही बनेगा। तो ये 3/2 आपका 1.5 बन जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा। अगर आप 11/9 को सॉल्व करेंगे तो ये 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा। 9/8 को सॉल्व करेंगे, ये भी 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, और ये भी 1.8 1 पॉइंट कुछ यहाँ पे बन रहा है। तो बी और ए जो है ना, आप यहाँ पे भी इस तरीके से सोच सकते थे कि यार ये जो है ना, इससे हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर चलना है, तो सबसे पहले आप बी वाला उठा लीजिए, आप 2 पॉइंट वाला उठा लीजिए, तो वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद 1.5 वाला आएगा, और बाकी आपके उसके बाद आ जाएंगे। तो कोई स्टूडेंट ऐसे भी सोच के अपनी जो कैलकुलेशन है ना वो कर सकता था। तो मैथमेटिक्स के अंदर ना मल्टीपल अप्रोचेस सही हो सकते हैं, जो सा अप्रोच एग्जाम में क्लिक कर जाए उस समय आपको ठीक लगे, वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सवाल है, द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 34 स्टूडेंट्स एंड अ टीचर रिड्यूसेस बाय 0.5 इयर्स इफ द टीचर इज एक्सक्लूडेड। तो एक क्लास है, उसमें 34 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर है जी, उनकी एवरेज की बात चल रही है। इनिशियल एवरेज ऑफ द क्लास इंक्लूडिंग द टीचर इज 16 इयर्स, फाइंड द एज ऑफ द टीचर। तो यहाँ पे टीचर की एज आपको बतानी है, एवरेज का कुछ कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, कोई तेज है तो लॉजिक लगा के, तिकड़म लगा के, ऑप्शंस को देखकर भी आंसर तक पहुंच सकता है। तो जनाब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास इनिशियल एवरेज दे रखी है 16 इयर्स की। तो आप मान लीजिए कि सारे जो 34 बच्चे हैं, 34 बच्चे हैं, उनकी एज का टोटल एस है, और टीचर की एज है लेट्स सपोज टी, और एस प्लस टी डिवाइडेड बाय 34 स्टूडेंट्स और एक टीचर, यानी कि टोटल 35 हो गया। तो ये एवरेज हमारी कितनी दे रखी है, हमें 16 की एवरेज हमें दे रखी है। तो s प्लस टी कितना हो गया आपका, ये सबकी जो एजेस है उनका सम कितना हो गया, 16 मल्टीप्लाई बाय 35, जो कि बेसिकली आपका 560 यहाँ पे होने वाला है। इसके अलावा ये भी बताया हुआ है कि अगर आप टीचर को हटा दें, यानी कि केवल बच्चों की एज को ही रखें, s डिवाइडेड बाय 34 कर दें, तो ये 15.5 होता है। तो s की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, s इज इक्वल टू 34 इंटू 15.5, और अगर आप इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे जी तो इट वुड बी अराउंड 527 बनेगा। अब इसको माइनस कर दीजिए तो आपके पास t की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 560 माइनस 527, तो 33 इयर्स की जो वैल्यू है वो प्यारे दोस्तों आपकी यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, 4 डिफरेंट पॉपुलेशंस कंसिस्ट ऑफ नंबर्स एज गिवन बिलो, कंप्यूट द वेरिएंस ऑफ ईच पॉपुलेशन एंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि आपको कौन से ऑर्डर में लगाना है, गिरते हुए ऑर्डर में लगाना है, सबसे बड़ा वाला सबसे पहले रखिए और बाकी आप नीचे 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 डालते रहिए। तो वेरिएंस बेसिकली आपका क्या होता है जी, वेरिएंस में बेसिकली आप निकाल रहे होते हैं कि आपका बाकी वैल्यूज सेंट्रल वैल्यू से या फिर आपके मीन से कितनी दूर हैं। जिस जिस पॉपुलेशन के अंदर आपकी वैल्यूज सेंट्रल वैल्यू से ज्यादा दूर होंगी, वहां पे आपकी वेरिएंस ज्यादा आएगी और वही आपका सबसे पहले आएगा। अब देखो यहाँ पे आपकी अलग अलग अप्रोचेस हो सकते हैं। अगर आप एक एक की वेरिएंस कंप्यूट करना चाहें फॉर्मूला लगाकर कि यार पहले मीन निकाल लेते हैं और फिर सारी वैल्यूज को मीन में से माइनस कर लेंगे, फिर उसका स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर टोटल करके डिवाइडेड बाय एन कर देंगे, तो दैट इज वन अप्रोच जो आप कर सकते हैं। बट उस अप्रोच में ना टाइम बहुत अच्छा खासा हमारा लग जाता है। तो
मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसा सोचा जाए जिसमें आपका टाइम कम से कम लगे। अगर हम कुछ ऐसा सोचने की कोशिश करें देखते हुए कि यार कौन सा ऐसा हमें लग रहा है जिसमें सेंट्रल वैल्यू से वैल्यूज हमारी काफी दूर दूर लग रही हैं, तो अगर आप देखें आपके पहले वाले केस में सेंट्रल वैल्यू जो है आपकी 27 है, मीन निकालेंगे तो शायद इसी के आसपास ही निकल कर आएगा, और इससे वैल्यूज हमारी दूर दूर हमें देखने को मिल रही हैं, 6 भी है आपके पास, 39 भी है। बी वाले केस पे चले तो आपकी सारी वैल्यूज बिल्कुल पास पास हैं, बस एक एक का ही डिफरेंस है, तो इसका वेरिएंस तो बिल्कुल कम आना चाहिए, शायद सबसे कम ही इसका होना चाहिए। इसके अलावा जी सी और डी वाले केस हैं, इसमें 10 और 16 और 10 और 15 ये दो टर्म्स आपको ही केवल दे रखी हैं, तो उसमें भी आप सेंट्रल वैल्यू निकालेंगे तो यार 10 और 16 और 10 और 15 के बीच में निकल कर आएगी, तो वैल्यूज दूर हैं बट पहले वाले केस जितना ज्यादा दूर नहीं है। तो सबसे ज्यादा वेरिएंस जो मेरे हिसाब से निकल कर आना चाहिए ना, वो पहले वाले केस का ही निकल कर आना चाहिए, तो दैट शुड बी द फर्स्ट, और उसके हिसाब से आंसर ऑप्शन नंबर 2 का बन सकता है। और ए ही है, ए ही है आपका, और किसी में ए नहीं आ रहा, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में ही ए सबसे पहले आ रहा है। एंड प्यारे दोस्तों आप इस केस में ये भी देखिए कि बी सबसे लास्ट में आ रहा है, और हमें देखकर भी यही लग रहा था कि यार बी जो है ना उसमें वैल्यूज बिल्कुल पास पास है, तो इसका वेरिएंस सबसे कम होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 प्यारे दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा। आप कैलकुलेट करना चाहें, वेरिएंस निकालना चाहें, इट्स अप टू यू, बट यार वो करेंगे तो बहुत टाइम यहाँ पे आपका वेस्ट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे अभी हमारे पास सवाल है, if 40% of a number x is added to another number y, तो नंबर x का 40% अगर आप करें तो दैट इज गोइंग टू बी 0.4x, आपने इसको ऐड कर दिया अनदर नंबर y में, तो क्या बन गया, y becomes 125% of its previous value, तो y कितना हो गया 125% या फिर 1.25 टाइम्स हो गया, ये हम कह सकते हैं। तो x और y की क्या रिलेशन ट्रू है ये आपको निकालनी है, बहुत ही आसान है यार, इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो, 0.4x इज इक्वल टू 0.25y, और x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 0.25 डिवाइडेड बाय 0.40, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 डिवाइडेड बाय 8 बन गया, और ये चीज हमें ऑप्शन नंबर 3 में सीधी सीधी देखने को मिल रही है। चलो यहाँ पे सवाल है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज, इस सीरीज में कौन सा टर्म मिसिंग है वो आपको बताना है। तो -1 से हम 2 पे आ गए, तो यार सबसे पहली चीज तो डिफरेंस ही निकाल लिया करो कि 3 का हमने डिफरेंस ले लिया, इसके बाद 5 का डिफरेंस हो गया, 7 पे आ गए, अभी अगला डिफरेंस हमें नहीं पता है, तो ये हमारा थोड़ा सा मिस्ट्री बना हुआ है, और लास्ट वाला जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है, 11 का आ रहा है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे 5 के बाद दो दो से डिफरेंस को बढ़ाते रहे तो 7 का डिफरेंस हो सकता है और 9 का डिफरेंस हो सकता है, अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखें 14, तो जनाब यहाँ पे आपका जो पूरा सीरीज है बिल्कुल कंप्लीट हो रहा है, और 14 हमें ऑप्शन नंबर 3 में भी दे रखा है, सो दैट इज वेरी इजीली गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको ना कुछ फिगर्स दे रखे हैं, कुछ स्कोर्स दे रखे हैं, और आपको उन्हें परसेंटेज में अरेंज करना है। तो यार परसेंटेज निकालना तो आप जानते ही है ना, तो परसेंटेज का फॉर्मूला सीधा सीधा से लगाइए, 425 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, ऐसे सभी केसेस में आप लगाइए। अब पूरा बहुत ज्यादा पॉइंट्स में जाने की जरूरत नहीं है, आप राउंड फिगर में भी थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे ना तो बात बन जाएगी। मैंने फटाफट से आपके लिए पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे ऑलरेडी करके दिखा भी दिए, तो पूरा पॉइंट्स में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमारा जो आएगा वो यहाँ पे ए आएगा, बट हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे कम से। सो सबसे कम हमारे पास कौन सा बी है, सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 बी डी सी ए, ये सीक्वेंस हमारा यहाँ पे बनेगा। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन, मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाले जो आपके सवाल पूछे गए थे यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स और मैनेजमेंट दिसंबर 2025 वाले पेपर में, वो आज हमने आपके साथ डिस्कस किए। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करना, थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पे हमें मिल जाएगा। बाकी इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।